India Legal presents Courts Roundup. मणिपुर हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी के साथ अपनी चिंता साझा करते हुए मंगलवार को कहा कि 11 नवंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 कॉलेजियम सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। इनमें से 7 नाम ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जस्टिस कौल ने बताया कि 4 दिन पहले तक 80 फाइलें लंबित थी और उसके बाद सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दे दी तो मौजूदा आंकड़ा 70 है। जस्टिस कौल ने कहा कि दोहराए गए नामों की संख्या 7 है। 9 नाम पहली बार प्रस्तावित किए गए हैं और एक मुख्य न्यायाधीश की पदोन्नति है, जबकि 26 स्थानांतरण, जिसका मतलब है कि 11 नवंबर 2022 से 70 नामों की सिफारिश की गई है। जस्टिस कौल ने एजी अप्रैल तक की हाईकोर्ट संबंधित सिफारिशों पर सरकार से निर्देश प्राप्त करने का आग्रह किया, जिस पर सहमति जताते हुए एजी वेंकट रमनी ने 1 सप्ताह का समय मांगा। जस्टिस कौल ने मामले को 9 अक्टूबर के लिए पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ मायनों में हमने इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अब हम इसकी बारीकी से निगरानी करना चाहते हैं। जस्टिस एसके कौल, जो एससी कॉलेजियम में दूसरे न्यायाधीश भी हैं, और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कॉलेजियम प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए 2021 के फैसले में न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायिक नियुक्तियों में देरी का मुद्दा उठाने वाले एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर एक रिट याचिका को भी अवमानना याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया था। दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाले के मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि वो भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को तब तक नहीं बुलाएगा जब तक कि उनकी याचिका पर अदालत अगली तारीख यानी कि 20 नवंबर को सुनवाई नहीं कर लेती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नहीं बुलाया है और 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा। कविता के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि उन्हें अगले 10 दिनों तक नहीं बुलाया जाएगा। न्यायमूर्ति कौल ने सॉलिसिटर जनरल राजू से कहा कि अदालत को मामले की सुनवाई करनी होगी और इस बीच उन्हें न बुलाएं। ईडी के वकील इस पर सहमत हुए। पीठ ने कविता के वकील से कहा कि एएसजी ने अदालत में एक बयान दिया है और उन्होंने जो आश्वासन दिया ये उसकी पुरानी घोषणा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कविता के वकील से पूछा कि किस मामले पर सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि याचिकाओं का एक समूह है। अदालत को बताया गया कि ये मुद्दा ये है कि क्या किसी महिला को बुलाया जा सकता है या क्या उससे उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, आप ये नहीं कह सकते कि एक महिला को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता, चाहे वो आरोपी के रूप में हो या किसी भी क्षमता में कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। कविता के वकील ने कहा कि वो ये स्थापित करेंगे कि ये प्रक्रिया का दुरुपयोग था और वो इसे अदालत के समक्ष रखेंगे। पीठ ने कहा, ऐसे मामले हैं जहां दुर्व्यवहार होता है और कुछ अलग तरह के मामले भी होते हैं, इसीलिए ऐसी कोई एक पंक्ति नहीं है जो उन सभी के लिए काम करती हो। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की। शीर्ष अदालत मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। Justice Sanjay Kishan Kaul, judge in the court has taken up the matter Kalvakuntla Kavita versus Enforcement Directorate writ petition. In this writ petition, the arguments of the petitioner's advocate stated that 160 CRPC, the question of law in this matter is 160 CRPC, does it, the proviso of the 160 CRPC has been fulfilled or not. 160 CRPC proviso says that the 15 years aged below children or 65 years aged above adults or senior citizens and women or mentally disabled people
cannot be called into directorate, enforcement directorate, or cannot be called for interrogation, especially it says about it. So the question of law here today is whether they can call a woman for interrogation or not. So the judge has said that it is not compulsory that we cannot call a woman to the interrogation. Then it has been gone on the discussion that respondents, ASG said that we have called her for 5 times and we have taken the statement of her. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया कि क्या बिना मोहर लगे, अपर्याप्त मोहर लगे मध्यस्थता समझौते अपरिवर्तनीय थे या नहीं। न्यायमूर्ति KM की संविधान पीठ, जोसेफ न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार ने इस मुद्दे पर 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया था। अप्रैल 2020 में बहुमत ने मैसर्स के मामले में निर्णय लिया था। NN ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, पनाम मैसर्स, इंडो यूनिक फिल्म लिमिटेड और अन्य ने कहा था कि एक उपकरण जिस पर मोहर नहीं लगाई गई थी उसे अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अर्थ के तहत कानून में लागू करने के योग्य अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए जिसने मध्यस्थता कानून के क्षेत्र में असीमित अनिश्चितता पैदा कर दी थी, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि NN ग्लोबल मामले में दिए गए फैसले की सत्यता पर निर्णय देना समय की मांग है और मामले पर सुनवाई को भटकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ पहले ही गठित की जा चुकी है जो इस मामले की भी अच्छी तरह से सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य के मामले में फैसले के संदर्भ पर सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जिसमें 1998 में कहा गया था कि विधायकों को अनुच्छेद 105 के अनुसार संसदीय वोट और भाषण के संबंध में रिश्वत के मामलों में अभियोजन से छूट प्राप्त है। गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद लगभग 3 साल तक गलत तरीके से जेल में रखे गए युवक का 1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ में कोर्ट ने कहा कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या DLSA से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया जिसे सितंबर 2020 में उसकी सजा को निलंबित करने और वापस जमानत देने की अदालत के आदेश के बावजूद लगभग 3 साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया था। अदालत ने राज्य को आवेदक को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या DLSA से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए। कोर्ट ने कहा आवेदक की उम्र लगभग 27 वर्ष है और वह 5 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए न्याय के हित में और ये देखने के लिए कि आवेदक को जेल अधिकारियों की लापरवाही के लिए उचित मुआवजा मिले जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़ा, हम राज्य को उसे 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दे रहे हैं। इसका भुगतान 14 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को जिला सत्र न्यायालय मेहसाणा को भी सूचित करे। वर्तमान मामले में अदालत ने पाया कि अदालत की रजिस्ट्री ने जेल अधिकारियों को आवेदक की नियमित जमानत पर रिहाई के आदेश के बारे में सूचित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा जेल अधिकारियों द्वारा ईमेल की प्राप्ति नहीं है, बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण अटैचमेंट खोलने में असमर्थता का है। कोर्ट ने कहा कि दोषी की रिहाई के लिए डिवीजन बेंच के आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, भले ही आदेश 29 सितंबर 2020 को जारी किया गया था और दोषी को 21 सितंबर 2023 को ही रिहा किया गया था। अदालत ने आदेश को जेल अधिकारियों के ध्यान में लाने में विफल रहने पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पर निराशा व्यक्त की है। कोर्ट ने निर्देश दिया, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हम सभी DLSA को विचाराधीन
केंद्रीय दोषियों को डेटा एकत्र करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जिनके पक्ष में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए गए हैं, लेकिन वह रिहा नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, डीएलएसए जमानत के अभाव या किसी अन्य कारण से उनकी रिहाई नहीं होने के कारणों को एकत्र करेगा। आवेदक को मुआवजे के संभावित भुगतान सहित इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने मामले को 18 अक्टूबर 2023 को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि गलत तरीके से जेल में रखे जाने पर पीड़ित के पास न्याय के क्या कानूनी उपचार के विकल्प हैं। देखिए। इन दिनों भारत में झूठे मामले दर्ज होने की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वे ब्लैकमेल, बदला, मानहानि आदि के लिए हो। कभी कभी पुलिस अपनी खराब जांच को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को मामले में फंसा देती है, जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिताना पड़ता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि अदालत द्वारा जमानत आदेश के बावजूद मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को जेल अधिकारी द्वारा रिहा नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य को एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे अदालत द्वारा उसकी सजा निलंबित करने और जमानत देने के आदेश के बावजूद लगभग 3 साल तक अनलॉफुल तरीके से जेल में रखा गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री मांगने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। जस्टिस समीर दवे की अदालत के समक्ष दोनों याचिकाएं शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं, जब सीनियर एडवोकेट पर्सी कविना ने तत्काल आधार पर मामले की सुनवाई करने का उल्लेख किया। हालांकि जस्टिस दवे ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन्होंने मामले को 29 सितंबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इससे पहले 22 सितंबर को भी जस्टिस दवे ने सीनियर एडवोकेट रेबेका मेनन जॉन द्वारा किए गए उल्लेख पर मामलों में प्राथमिकता सुनवाई देने से इनकार कर दिया था। रेबेका मेनन जॉन ने पीठ को अवगत कराया था कि वो याचिकाकर्ताओं की ओर से मामलों पर बहस करने के लिए दिल्ली से आई हैं और उन्हें कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए। और इससे पहले 18 सितंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने आप नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा समन जारी करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोनों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के 4 दिन बाद अपील दायर की गई थी। मथुरा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पूजा अनुष्ठान और मंदिर प्रबंधन के अंदर हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। अनंत शर्मा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में भीड़ भाड़ को देखते हुए उचित प्रबंधन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सरकार की तरफ से कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है। मंदिर के सेवादारों ने कॉरिडोर बनाए जाने का विरोध किया है। सेवायतों के मुताबिक कॉरिडोर बनाए जाने से कुंज गलियों में स्थित छोटे छोटे मंदिर विस्थापित हो जाएंगे। मंदिर के दान में प्रशासनिक दखल की भी सेवायतों ने आशंका जताई है। कॉरिडोर बनाए जाने में मंदिर के दान के पैसों के इस्तेमाल पर सेवादारों ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पूजा अनुष्ठान में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है। साथ ही मंदिर के दान के पैसों को भी नहीं छूने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पूजा अनुष्ठान को सेवादारों पर ही छोड़ दिया जाए। दरअसल यूपी सरकार वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाना
करना चाहती है और इस मुद्दे को लेकर स्थानीय मंदिर के पुजारी और समाज सेवियों ने याचिका दाखिल की थी। आरोप था कि सरकार बांके बिहारी की गलियों को मिटाकर कॉरिडोर बनाना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गए कि वृंदावन की पहचान कुंज गलियों से ही है। इस बीच अनंत शर्मा नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और बताया कि बांके बिहारी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, इसकी जानकारी मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने बताया कि सरकार 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाना चाहती है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश हुई और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की अग्रिम कॉपी मांगी गई है। साथ में सुबह की पेशी से छूट मांगी गई है। सीआरपीसी की धारा 313 किसी आपराधिक मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ सवाल तय करने और आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण मांगने की न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहौटी ने एनआईए को आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को सुबह उठने और अदालत में आने में असमर्थता का कारण अपने खराब स्वास्थ्य को बताया। जब न्यायाधीश ने सभी 7 आरोपियों को 3 अक्टूबर 2023 से सुबह 11 बजे अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत का कामकाजी समय सुबह 11 बजे से शुरू होने के बावजूद ठाकुर दोपहर 2 बजे पहुंचे और किसी भी तरह न्यायाधीश उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हुए। ठाकुर और 6 अन्य पर 2008 के मालेगांव विस्फोट के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए थे। विस्फोट में इस्तेमाल की गई LML फ्रीडम मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। 14 सितंबर 2023 को अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों की जांच के बाद अपना साक्ष्य बंद कर दिया। ठाकुर द्वारा एक सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों के कारण आवास की मांग करने के बाद सोमवार को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए मामला रखा गया था। कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 29 सितंबर 2023 को रखी। इस बीच अदालत ने सुनवाई से अनुपस्थिति रहने पर आरोपी सुधाकर धर द्विवेदी के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.